स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब खून चढ़ाना जी। और खासकर उसके दौरान या फौरन बाद होने वाली जो तत्काल प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिन्हें एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। मकसद यही है कि समझें कि ये रिएक्शंस कितने टाइप के हैं, क्यों होते हैं, लक्षण क्या हैं इनके, और हाँ, सबसे जरूरी, इनको मैनेज कैसे किया जाता है ना? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो लाइफ सेविंग है, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। लेकिन हाँ, जब बाहर का खून शरीर में जाता है तो कभी कभी बॉडी, आप कह सकते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देती है। ये रिएक्शंस कुछ मिनटों में भी हो सकते हैं या फिर 24 घंटे के अंदर भी। 24 घंटे तक भी? ओके जी, इसलिए अलर्ट रहना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत सबसे गंभीर वाली स्थिति से करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गलती से मान लीजिए गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ जाए। ये मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा कि सिर्फ 10-15 ml गलत खून भी, हाँ, इतना कम अमाउंट भी सीरियस लक्षण पैदा कर सकता है। ये होता कैसे? हाँ, ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इसको एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी AHTR कहते हैं। AHTR, ओके। हेमोलिटिक मतलब खून की जो लाल कोशिकाएं हैं, RBCs, उनका टूटना। तो इसमें क्या होता है कि जो खून चढ़ रहा है उसकी RBCs शरीर के अंदर ही, सर्कुलेशन में ही टूटने लगती हैं। इसे इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस कहते हैं। अच्छा, अंदर ही टूट जाती है? जी, और ये होता है मुख्य रूप से IgM एंटीबॉडीज की वजह से। अगर मरीज के खून में डोनर के ब्लड ग्रुप के खिलाफ IgM एंटीबॉडीज हैं तो वो फौरन अटैक करती हैं। फौरन? मतलब कितनी देर में? चंद मिनटों में। ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के बस कुछ ही मिनटों में रिएक्शन शुरू हो सकता है। बाप रे। और इसके लक्षण कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है? लक्षण भी काफी तेजी से आते हैं और गंभीर होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, तेज बुखार, एकदम से कंपकमी छूटना, कभी हाँ, ब्लड प्रेशर गिर सकता है तेजी से, हाइपोटेंशन, मरीज को सीने में और खासकर कमर के निचले हिस्से में, पीठ में तेज दर्द हो सकता है। पीठ में दर्द, ओके। हाँ, जी मिचलाना, उल्टी होना, और एक बहुत खास लक्षण है हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया, ये क्या है? मतलब जब RBCs टूटती हैं तो उनसे हीमोग्लोबिन निकलता है, वो किडनी से फिल्टर होके यूरिन में आने लगता है, तो पेशाब का रंग एकदम गहरा लाल या काला सा हो जाता है। ओह, ये तो किडनी पर असर का संकेत है। बिल्कुल, ये किडनी पर बहुत स्ट्रेस डालता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम? ट्रांसफ्यूजन तुरंत बंद। स्टॉप इट इमीडिएटली। बिल्कुल। 1 सेकंड भी नहीं? हाँ, और फिर जैसा आपने कहा, किडनी को बचाना है क्योंकि टूटी हुई सेल्स किडनी को चोक कर सकती है, फेलियर हो सकता है, तो उसके लिए अक्सर मैनेटॉल जैसी दवाएं देते हैं। मैनेटॉल? जी, ये यूरिन आउटपुट बढ़ाकर किडनी को फ्लश आउट करने में मदद करती है, डैमेज कम करने की कोशिश करती है, और मरीज की क्लोज मॉनिटरिंग तो चलती ही रहती है। ठीक है, समझ गया। ये तो हुआ AHFTR, बहुत ही खतरनाक। अब आते हैं एक दूसरी तरह की प्रतिक्रिया पर, जो शायद ज्यादा कॉमन है ना? जिसमें सिर्फ बुखार आता है, सेल्स नहीं टूटती। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये ज्यादा आम है। इसे कहते हैं नॉन हीमोलिटिक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, NHFTR। NHFTR, नॉन हीमोलिटिक मतलब सेल्स नहीं टूट रही, फेब्राइल मतलब बुखार। बिल्कुल, इसकी पहचान यही है कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान या फौरन बाद बॉडी टेम्परेचर बेसलाइन से कम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सिर्फ 1 डिग्री? ओके। हाँ, कम से कम। ये भी ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के कुछ ही मिनटों में हो सकता है। तो इसमें RBCs का चक्कर नहीं है, फिर बुखार क्यों? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह थोड़ी अलग है। ये असल में डोनर के खून में जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, WBCs, या उनके टुकड़े या प्लेटलेट्स, उनसे जुड़ा है। WBC से? अच्छा। हाँ, होता क्या है कि मरीज के शरीर में शायद पिछले किसी ट्रांसफ्यूजन से या प्रेगनेंसी की वजह से इन डोनर सेल्स पर मौजूद कुछ खास पहचान चिन्ह हों, जिन्हें HLA एंटीजन कहते हैं। HLA एंटीजन? हाँ, सुना है। जी, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी होती हैं। तो जब ट्रांसफ्यूजन होता है, मरीज की ये एंटीबॉडीज डोनर्स के WBCs या प्लेटलेट्स पर इन HLA एंटीजन्स को पहचानकर उनसे चिपक जाती हैं। ओके। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का जुड़ना है, ये बॉडी के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और फिर WBC से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, पायरोजेंस। पायरोजेंस मतलब जो बुखार पैदा करें? एग्जैक्टली। ये पायरोजेंस दिमाग में टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर असर करते हैं और बॉडी का थर्मोस्टेट बढ़ा देते हैं। नतीजा, बुखार। तो यहाँ लड़ाई WBC से है,
आरबीसी से नहीं। अच्छा, तो ये बॉडी की इम्यून मेमोरी की तरह हैं जो WBCs को पहचान रही है। लक्षण क्या सिर्फ बुखार और कंपी ही हैं? और इसका मैनेजमेंट क्या ये कम सीरियस है? हाँ, मुख्य लक्षण बुखार और कंपी ही हैं। साथ में थोड़ी बेचैनी, थकान सी लगना, जिसे मलेज कहते हैं, वो हो सकता है। ये यकीनन AHTR जितना जानलेवा नहीं है, पर इसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि शुरुआती लक्षण गंभीर रिएक्शंस जैसे लग सकते हैं। हाँ, वो तो है। कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल। मैनेजमेंट की बात करें तो अगर किसी मरीज को पहले NHFTR हो चुका है तो आगे उसे ल्यूकोसाइट पुअर ब्लड दिया जाता है। ल्यूकोसाइट पुअर मतलब जिसमें WBCs कम हो? हाँ, खून को प्रोसेस करके उसमें से ज्यादातर WBCs निकाल दी जाती हैं ताकि रिएक्शन का जो मेन कारण है वही कम हो जाए। कभी-कभी ट्रांसफ्यूजन से पहले एंटीपायरेटिक दवा जैसे पैरासिटामोल भी दे देते हैं। ये सही है। WBCs हटा दो तो ट्रिगर ही कम हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या खून चढ़ाने से वो वाली एलर्जी भी हो सकती है जैसे खाने पीने की चीजों से होती है, खुजली, रैशेस टाइप? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। इसे एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक्यूट रिएक्शंस में ही आता है। अच्छा। ये होता है डोनर के प्लाज्मा में, यानी खून के तरल हिस्से में मौजूद किसी प्रोटीन या तत्व से जिसके लिए मरीज पहले से सेंसिटिव है। मतलब उसका इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है और रिएक्ट करता है। और ये भी जल्दी होता है? हाँ, ये भी कुछ ही मिनटों में शुरू हो सकता है और इसकी गंभीरता अलग-अलग हो सकती है। हल्के में सिर्फ खुजली, लाल चकत्ते जिसे अर्टिकेरिया या हाइव्स कहते हैं, हाइव्स, हाँ, वो हो सकते हैं। लेकिन ये मीडियम या सीरियस भी हो सकता है। और इसके पीछे क्या चल रहा होता है बॉडी में? मैकेनिज्म क्या है? ये वो क्लासिक एलर्जी वाला मैकेनिज्म है। मरीज की बॉडी में IgE एंटीबॉडीज होती हैं। जब डोनर के प्लाज्मा से वो एलर्जन आता है जिससे एलर्जी है, वो इन IgE से जुड़ता है। ओके। ये जुड़ाव बॉडी की मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और मास्ट सेल्स फिर हिस्टामाइन और दूसरे केमिकल्स छोड़ती हैं। हिस्टामाइन, अच्छा, वही जो एलर्जी में होता है। हाँ, वही। ये हिस्टामाइन फिर खुजली, रैशेस, रेडनेस करवाता है और अगर ज्यादा रिलीज हो तो ब्लड प्रेशर गिर सकता है, सांस की नली सिकुड़ सकती है, शॉक तक हो सकता है। तो इसका इलाज भी एंटी एलर्जी दवाओं से? एंटीहिस्टामाइन? हाँ। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रोकना। हल्के मामलों में एंटीहिस्टामाइन देने से, चाहे गोली या इंजेक्शन, लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। अगर लक्षण ठीक हो जाएं तो कभी-कभी डॉक्टर बहुत धीरे-धीरे कड़ी निगरानी में ट्रांसफ्यूजन दोबारा शुरू भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहीं पर मामला और सीरियस भी हो सकता है। इस एलर्जी का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है? वो है एनाफिलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस। हाँ, ये एलर्जी का सबसे एक्सट्रीम, सबसे तेज और जानलेवा रूप है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये कितनी जल्दी होता है? बहुत तेजी से। ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के बस चंद मिनटों में, कभी-कभी तो बस थोड़ा सा खून जाने पर ही। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। ये किन लोगों को ज्यादा होता है? कोई खास वजह है इसकी? हाँ, इसकी एक बहुत स्पेसिफिक वजह पता है। ये अक्सर उन मरीजों में होता है जिनमें पैदाइशी इम्यूनोग्लोबुलिन A यानी IgA की कमी होती है। IgA डेफिशिएंसी? जी, IgA एक तरह की एंटीबॉडी है जो नॉर्मली हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह में होती है। कुछ लोगों में ये बनती ही नहीं या बहुत कम बनती है। अच्छा। अब अगर ऐसे IgA डेफिशिएंट इंसान को पहले कभी नॉर्मल खून या प्लाज्मा मिला हो जिसमें IgA होता है, तो उनकी बॉडी उस बाहरी IgA के खिलाफ एंटी-IgA एंटीबॉडीज बना सकती है। ओके, मतलब बॉडी ने IgA के खिलाफ ही हथियार बना लिए। हाँ, अब जब इस मरीज को दोबारा ऐसा ब्लड प्रोडक्ट मिलता है जिसमें IgA है, तो उसकी वो पहले से बनी एंटी-IgA एंटीबॉडीज उस आने वाले IgA पर जबरदस्त अटैक करती हैं। और रिएक्शन बहुत तीव्र होता होगा। बहुत ज्यादा तीव्र और पूरे शरीर में फैला हुआ। इसी से एनाफाइलैक्सिस होता है। समझ गया। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म है IgA को लेकर। इसके लक्षण क्या सिर्फ स्किन पर होते हैं? नहीं नहीं, एनाफिलैक्सिस पूरे शरीर पर हमला करता है। मल्टी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत, गले में सूजन, घरघराहट, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाना, शॉक, पूरी बॉडी में खुजली, रैशेस, सूजन, सब एक साथ और बहुत तेजी से। बाप रे, इसके मैनेजमेंट में तो मतलब सेकंड्स काउंट करते होंगे। हाँ, क्या क्या करते हैं? बिल्कुल, टाइम इज क्रिटिकल। मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव होता है। पहला, ट्रांसफ्यूजन स्टॉप। दूसरा, एयरवे मेंटेन करना, सांस लेने में मदद। IV लाइन चालू रखना,
तेजी से नॉर्मल सलाइन देना ताकि ब्लड प्रेशर संभले। हाँ। चौथा और सबसे जरूरी, एड्रेनलिन का इंजेक्शन तुरंत। एड्रेनलिन, ओके। हाँ, फिर एंटीहिस्टामिनिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं, ऑक्सीजन देना अगर जरूरत हो, और सबसे अहम, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए क्या? ऐसे मरीज के रिकॉर्ड में साफ साफ लिखना कि इन्हें IgA डेफिशिएंसी है और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ था। इन्हें आगे सिर्फ IgA डिफिशिएंट डोनर का ब्लड या फिर वॉश्ड रेड सेल्स ही दिए जाएं। वॉश्ड रेड सेल्स, ये क्या है? जी, ये वो RBCs हैं जिन्हें कई बार सलाइन से धोकर उनमें से प्लाज्मा और IgA लगभग पूरी तरह हटा दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए अब एक और गंभीर रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो फेफड़ों पे असर डालता है, ट्रैली। ये क्या चीज है? ट्रैली पूरा नाम है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। लंग इंजरी, फेफड़ों की चोट? हाँ, ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी फेफड़ों की अचानक होने वाली गंभीर चोट। इसमें बेसिकली फेफड़ों में अचानक पानी भरने लगता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। फेफड़ों में पानी? जी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है। अच्छा, हार्ट की वजह से नहीं? तो फिर क्यों? लक्षण क्या है इसके और ये होता कैसे है? मेन लक्षण है ट्रांसफ्यूजन के दौरान या कुछ घंटे में ही अचानक सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, सिवियर डिस्पनिया। ओके। छाती के एक्सरे में दोनों फेफड़ों में पानी भरा दिखेगा। खून में ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाएगा, सिवियर हाइपोक्सीमिया, साथ में बुखार और लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और ये होता क्यों है अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो? इसका कारण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये माना जाता है कि डोनर के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज की वजह से होता है, खास तौर पर वो एंटीबॉडीज जो डोनर में WBCs के HLA या न्यूट्रोफिल एंटीजेंस के खिलाफ बनी हो। फिर से डोनर के एंटीबॉडीज? हाँ, जब ये एंटीबॉडीज मरीज के शरीर में जाती हैं तो वो मरीज की अपनी WBCs, खासकर न्यूट्रोफिल्स से रिएक्ट करती हैं। और फिर क्या होता है? इस रिएक्शन से WBCs एक्टिवेट हो जाती हैं और उनके गुच्छे बन जाते हैं, ल्यूको एग्लूटिनेशन। गुच्छे, ओके। ये गुच्छे फेफड़ों की जो बहुत बारीक खून की नलियां हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज, उनमें जाके फंस जाते हैं। अच्छा। और ये फंसी हुई एक्टिवेटेड WBCs ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं जो कैपिलरी की दीवार को डैमेज करती हैं, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देती हैं। नतीजा, प्लाज्मा लीक होकर फेफड़ों के एयर स्पेस में भरने लगता है, पल्मोनरी एडिमा, सांस लेना मुश्किल। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही मैकेनिज्म है। डोनर की एंटीबॉडी, मरीज की WBCs और असर फेफड़ों पर। ये रिएक्शन कब होता है और इसका इलाज? क्या ये ठीक हो जाता है? लक्षण आमतौर पर ट्रांसफ्यूजन के 1 से 6 घंटे के अंदर आते हैं। ये सीरियस कंडीशन है और ट्रांसफ्यूजन से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जल्दी पहचान हो जाए और सही सपोर्टिव केयर मिले तो ज्यादातर मरीज 24 से 48 घंटे में ठीक होने लगते हैं। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, पर कुछ मामलों में ज्यादा टाइम लग सकता है या हालत गंभीर भी रह सकती है। मैनेजमेंट में पहला कदम वही ट्रांसफ्यूजन स्टॉप। हाँ, फिर मरीज को सांस लेने में मदद देना सबसे जरूरी है। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं सूजन कम करने के लिए, पर उनका रोल बहुत क्लियर नहीं है। ओके। और फ्यूचर के लिए फिर वही ल्यूकोसाइड पुअर ब्लड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल, और ब्लड बैंक उस डोनर को भी ट्रैक करते हैं ताकि उनके डोनेशन से आगे किसी को ट्राली न हो। समझ गया। तो आज हमने कई तरह की एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पर बात की। वो गलत ग्रुप वाले खून से होने वाला खतरनाक AHTR, फिर वो इम्यून मेमोरी वाला बुखार NHFTR, एलर्जी और उसका वो भयानक रूप एनाफिलैक्सिस, और आखिर में ये फेफड़ों पर अटैक करने वाला ट्राली। सार यही निकलता है कि ट्रांसफ्यूजन जितना जरूरी है उतना ही ध्यान रखने वाला प्रोसेस भी है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। निचोड़ यही है कि ट्रांसफ्यूजन जीवन देता है पर रिस्क फ्री नहीं है। ये रिएक्शंस हो सकते हैं हल्के से लेकर जानलेवा तक, तो इनको जल्दी पहचानना, इनके बीच फर्क समझना और तुरंत सही एक्शन लेना, ये मरीज की सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार आ रहा है मन में। हमने देखा कि ज्यादातर रिएक्शंस इम्यून सिस्टम से जुड़े हैं, एंटीबॉडीज, HLA, IgA। तो भविष्य में ट्रांसफ्यूजन को और सेफ बनाने के लिए सबसे बड़ा फोकस एरिया क्या हो सकता है? क्या डोनर स्क्रीनिंग को और बेहतर बनाना, ताकि रिएक्शन करने वाली एंटीबॉडीज वाले डोनर्स पता चलें? ये एक संभावना है। या फिर
ब्लड कॉम्पोनेंट्स की प्रोसेसिंग को और एडवांस करना, जैसे आपने कहा वॉशिंग या ल्यूको रिडक्शन, क्या ये यूनिवर्सल हो सकता है? ये भी एक दिशा है। या फिर क्या भविष्य पर्सनलाइज मेडिसिन का है, जहां मरीज की इम्यून प्रोफाइल देखकर उसके लिए सबसे कम रिस्क वाला खून चुना जाए? सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल हैं जिन पर लगातार रिसर्च चल रही है और चलती रहनी चाहिए। ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी को बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है।